तमिलनाडु के राज्यपाल का मामला, क्या सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में अब मामला तीखा हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति आमने सामने हैं? तमिलनाडु राज्यपाल मामला, क्या राष्ट्रपति के सवालों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर पड़ सकता है? और आखिरकार क्यों एमके स्टालिन, जी हां, तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन, और उनके 3 सवाल कैसे पूरे विपक्ष को एक कर रहे हैं और 3 सवालों के जरिए उन्होंने विपक्ष को क्या संदेश भेजा है जहां जहां गैर बीजेपी की सरकार है, इसको सुनिएगा। और क्या वाकई जो एमके स्टालिन सवाल कर रहे हैं वो ये ठीक है? क्या वाकई गैर बीजेपी जो राज्य हैं वहां की विधानसभा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने का काम किया जा रहा है? दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को अब विपक्ष का साथ मिल रहा है और राहुल गांधी ने एमके स्टालिन के जो सवाल हैं उस पर सहमति भी जताई और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर एमके स्टालिन का समर्थन किया और इसके अलावा और कई विपक्षी पार्टियों को का समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने 3 सवाल पोस्ट किए। 3 सवाल क्या हैं? पहला सवाल, राज्यपाल को फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने पर कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? यानी कि राज्यपाल के पास कोई अगर फैसला गया है तो वो समय निर्धारित करने, जो समय निर्धारित है कि इतने समय में हो जाएगा, उसको वहां दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों मामला पेंडिंग कर दिया जा रहा है? ये क्या बीजेपी बिल को मंजूरी देने में अनिश्चितकालीन देरी की अनुमति देकर अपने राज्यपाल द्वारा खड़ी जो सरकारें हैं उसको क्या वैध बनाने में लगी हैं? यानी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, यानी कि बीजेपी बिल को मंजूरी देने में अनिश्चितकालीन, यानी कि अगर बीजेपी को लग रहा है कि बिल उनके सपोर्ट में नहीं है या जो गैर बीजेपी राज्य हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं है, वहां पर विपक्ष में बीजेपी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, तो हल्ला करो और कहीं ना कहीं क्या कर दो, राज्यपाल की ताकत को बढ़ा दो। क्या बीजेपी बिल को मंजूरी देने में अनिश्चितकालीन देरी की अनुमति देकर अपने राज्यपाल की जो शक्ति है उसको बढ़ाने का काम कर रही? क्या ये गलत नहीं है? क्या केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्य विधानसभाओं को बंद करना चाहती है? ये 3 सवाल उन्होंने किए हैं और ये जो 3 सवाल हैं ये बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो राष्ट्रपति मुर्मू के पास में जो बिल भेजे थे और उस बिल में यह भी था कि राज्यपाल की शक्ति को कम किया जाए, ऐसे बिल उनके पास राष्ट्रपति को भेजे गए थे मंजूरी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो बिल अपने पास रख लिया, वो पेंडिंग पड़ा रहा। और जब तमिलनाडु की सरकार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, उस वक्त अगर मैं बात करूं सीजीआई खन्ना जो है वो जज के तौर पर, सीजीआई के तौर पर थे, वो रिटायर हो गए हैं, अब बीआर गवई हैं। तो जब वो सीजीआई के पद पर थे और जब उनके संज्ञान में ये मामला गया तो उन्होंने राष्ट्रपति को फौरन आदेश दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दिया कि 90 दिन के भीतर जो पेंडिंग बिल है आपके पास उसको आप फौरन साइन कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो पेंडिंग बिल आपके पास है वो ऑलरेडी लागू हो जाएगा। उसके बाद तो हम देख ही रहे थे कि पूरे गुजरात लॉबी को मिर्ची लग गई, पूरा गुजरात लॉबी खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा होने लगा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। यहां तक कि ये भी देखा जाने लगा कि अध्यादेश लाने की बात हुई, यानी कि संसद के द्वारा अध्यादेश लाकर न्यायपालिका की ताकत को कम करने का यहां पर काम भी किया गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्थिति यहां पर बनी वो ये सीधे तौर पर बता रही है कि क्या मौजूदा समय की सरकार ये चाहती है कि जो फैसला हम लें वही फैसला अटल हो, वही फैसला ठीक हो। और सबसे बड़ी बात है, एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को इस पूरे मामले पर जरा दिखाता हूं कि कैसे मामला ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, तमिलनाडु का मामला। ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा। इसमें राय मांगी गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गए राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए इस ज्ञापन में राष्ट्रपति ने
कुछ सवाल पूछे। इस नोट में यह सवाल भी शामिल है कि क्या राज्य विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू किया जा सकता है। इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की ताकत इसकी विविधता में है, जो राज्यों को एक संघ है और हर किसी की अपनी आवाज है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पोस्ट को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार राज्यों की आवाज को दबाने और निर्वाचित राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल कर रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कोई फैसला दे दिया हो, क्या अब राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए नोट का उस फैसले पर कोई असर पड़ेगा और इस कदम पर तमिलनाडु सरकार का क्या रुख है। राहुल गांधी ने लिखा कि यह संघीय ढांचे पर खतरनाक प्रहार है और इसका विरोध जरूर होना चाहिए। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को एक नोट भेजा, जिसमें पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए राज्य विधानमंडल में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करना संभव है। राष्ट्रपति का नोट संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भेजा जाता है। इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी कानून के संबंध में कभी कोई सवाल पैदा हुआ हो या इसकी संभावना हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी है, तो राष्ट्रपति इन सवालों को कोर्ट के पास उसका विचार जानने के लिए भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उचित जांच के बाद राष्ट्रपति को इस पर अपनी राय दे सकता है। 8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु सरकार के विधेयकों को अपनी स्वीकृति दी थी, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल का तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों को अपनी स्वीकृति न देना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की थी। इस फैसले के साथ ही विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा राष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित की थी। तमिलनाडु विधानसभा ने साल 2020 और 23 की अगर बात कर लेते हैं तो इनके बीच 12 विधेयक पारित किए। ये राज्यपाल RN रवि को भेजे गए। राज्यपाल ने इन विधेयक को लंबित रखा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयकों को बिना किसी सुझाव के वापस कर दिया। राज्य सरकार ने इन 10 विधेयकों को फिर से पारित किया और उन्हें राज्यपाल के पास दोबारा भेजा। उन्होंने इस बार भी इन सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया, जिसके बाद यही सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार क्या वाकई राज्यपाल के द्वारा सरकार जो है वो कोशिश ये कर रही है, यानी केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि गैर बीजेपी राज्यों कि जो सीएम है उनकी ताकत को कम किया जाए। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, क्योंकि यहाँ पर तीन अगर यहाँ पर बात करें तो लोगों के बीच में बड़ी जंग है। एमके स्टालिन है, उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और सुप्रीम कोर्ट हम देख ही रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तमिलनाडु सरकार और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि तीनों के बीच में बहस, यानी तीनों के बीच में बहुत ज्यादा गर्मी देखी जा रही है। रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाया और तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही चाह रही है। बीजेपी चाह रही है कि गैर बीजेपी राज्यों में जो वहां की सरकारें हैं उनकी ताकत को कम किया जाए और राज्यपाल की शक्ति को बढ़ाया जाए। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से जो कोई भी काम अगर अरविंद केजरीवाल करने जा रहे होते थे या किसी भी चीज को वो लॉन्च करने जा रहे होते थे या किसी बात पर वो हरी झंडी दिखाने वाले होते थे, तुरंत राज्यपाल जो है वो अड़ंगा डाल देते थे, बिल को मंजूरी नहीं देते थे, पेंडिंग रख लेते थे, साइन नहीं करते थे। यही तो तमिलनाडु में भी हुआ है और यही तो कहा जा रहा है कि भैया केंद्र सरकार जो है वो अपने राज्यपालों के द्वारा अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करती है और जहां पर उसकी सरकार नहीं है वहां राज्यपाल के द्वारा वहां की सरकार को वो कमजोर करने का काम करती है। अब राष्ट्रपति का नोट क्या होता है इस मामले में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि राष्ट्रपति ने एक नोट लिखा है। राष्ट्रपति का नोट क्या होता है
और इस मामले में क्या कुछ होना चाहिए, ये भी रिपोर्ट आप जरा देखिए। राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे। जब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की स्वीकृति के लिए कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके सामने क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं? जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को संविधान से मिली विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित है? क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के काम की न्यायिक समीक्षा पर संविधान का अनुच्छेद 361 पूरी तरह प्रतिबंध लगता है? क्या अदालतें राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है, भले ही इसके लिए संविधान ने कोई समय सीमा तय न की हो? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल कोर्ट की समीक्षा के अधीन है? क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के इस्तेमाल के लिए कोर्ट कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है? जब राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्य वजहों से किसी विधेयक को अलग करता है तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह और राय लेने के लिए बाध्य है? क्या विचाराधीन विधेयक के कानून बनाने से पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो फैसला लेते हैं वो उचित है? क्या अदालतों को कानून बनाने से पहले किसी भी तरह से विधेयक की विषय वस्तु पर फैसला लेने की अनुमति है? इस तरीके के सवाल पूछे गए, जिसके बाद देखा जाता है कि मामला और ज्यादा गर्मा गया। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें अपने दर्शकों को विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया है। और अब मैं उन 14 सवालों का जिक्र भी करना चाहूंगा, जो 14 सवाल बहुत बड़ा प्रश्न है, जो 14 सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब सीजीआई के पद पर संजीव खन्ना थे और जब उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दिया तो हम ये देख ही रहे थे कि गुजरात लॉबी भड़क जाती है, गुजरात लॉबी तमाम सवाल खड़ा करने लगती है। तो इस दौरान क्या देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति दोनों आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार किसके साथ थी? वो राष्ट्रपति के साथ थी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पर हावी हो गई सरकार, ये इनके तमाम लोग, इनके तमाम नेता और मंत्री, और उस दौरान बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल भी हुआ। और जो 14 सवाल देखिए, बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। जब सीजीआई के पद पर थे कौन? खन्ना। जब संजीव खन्ना सीजीआई के पद पर थे, जब आदेश उन्होंने राष्ट्रपति को दिया, उस वक्त आपने 14 सवाल क्यों नहीं पूछे थे? लेकिन जैसे ही रिटायर हुए सीजीआई खन्ना, बीआर गवई ने नए सीजीआई पद की सवाली, तुरंत 14 सवाल दाग दिए गए। और जो 14 सवाल दागे गए हैं राष्ट्रपति की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से जो मांगा गया है, वो क्या है 14 सवाल, ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति के रेफरेंस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए गवर्नर के फैसले को पलट सकता है, जिसे 2 जजों की बेंच ने दिया था? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील विजयन कहते हैं, राष्ट्रपति का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता। बीबीसी से वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 136 और 142 के तहत फैसला दिया है। राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में अपील या समीक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता। विजयन मानते हैं कि राष्ट्रपति ने केवल एक राय मांगी है। वो कहते हैं, राष्ट्रपति ने केवल एक राय मांगी है, इसलिए भले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करे, वह केवल एक राय होगी और यह कोई बाध्यकारी उदाहरण या नया निर्णय नहीं होगा। इसलिए यह पहले से दिया गया फैसला किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। विजयन कहते हैं, यह बहुत ही दुर्लभ है कि राष्ट्रपति किसी फैसले पर राय मांगने के लिए नोट भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले से दिए गए फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। पिछले कुछ अहम मामलों में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कम 1 दर्जन रेफरेंस भेजे हैं, जिनमें राम जन्मभूमि मामला, कावेरी जल विवाद और 2002 के दंगों के बाद गुजरात चुनाव शामिल है। इसके अलावा पहले भी कम से कम 2 ऐसे मामले हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के रेफरेंस का जवाब नहीं दिया था। ये रिपोर्ट आपने देखी और अब आखिर की तरफ हम चल रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो पूरा मामला इस वक्त हम देख रहे हैं गहमाया हुआ है, राष्ट्रपति के सवाल का सुप्रीम कोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश में अगर न्यायपालिका की ताकत, उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, तो क्या देश में न्याय मिल पाना बहुत आसान होगा? क्या देश में बहुत आसानी से न्याय मिल पाएगा?
क्योंकि कोई भी अगर मामला होता है या कहीं भी दिक्कत होती है तो लोग कोर्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर अगर जाएंगे तो वहां से उन्हें उम्मीद है, वहां से उन्हें हरी झंडी मिलेगी, वहां से न्याय उन्हें मिलेगा। जैसे वक्फ का मामला, जब सीजीआई के पद पर संजीव खन्ना थे तो जो 3 बिंदु पर गहमा गहमी थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस पे बदलाव होना चाहिए, तो वक्फ को उम्मीद वहां लगती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा करना, जजों पर सवाल खड़ा करना, ये बताता है कि सरकार ने जो बिल पास कर दिया वो पास कर दिया, यानी कि वो चाहती है कि कोर्ट से भी वही हामी भर दे, अगर ना हो तो सवाल खड़ा हो। तो अब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा राष्ट्रपति के सवाल का सुप्रीम कोर्ट पर क्या असर पड़ रहा है और क्या आने वाले वक्त में जो बात एमके स्टालिन कर रहे हैं वो बात ठीक है कि गैर बीजेपी राज्यों में जो सरकार, वहां पर गैर बीजेपी राज्यों में क्या राज्यपाल के द्वारा वहां की सरकार की ताकत को कम करना, वहां की सरकार को कमजोर करना और सीधे तौर पर राज्यपाल की शक्ति को बढ़ाकर मनमानी करना है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।